पीछे जरूर भागना चाहिए या सम्मान करना चाहिए। लक, लेबर, चांस और चोरी। सफल होने के लिए अगर चोरी भी करना पड़े तो कर लो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो उसके बदले में तुम चुका देना चोरी का जो तुम्हारा ये है। तुमने जितना चोरी करके समाज को नुकसान पहुंचाया उसको तुम वापस कर देना। तो ये 4 चीज होना चाहिए। तो लड़के अभी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर मेरा हो जाता है तो फिर बाद में हम क्यों चैलेंज कर लें। डर उनको यही है कि सेना में नौकरी हो गया। याद रखिए कि सेना की बहाली में ग्रामीण पृष्ठभूमि के ही लोग जाते हैं। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जाता है। कोई आईएएस ऑफिसर का बेटा, डॉक्टर का बेटा सेना में नहीं जाता है। वो जाएगा भी तो हाई रैंक पे जाना पसंद करता है, न तो किसी मिनिस्टर या मंत्री का बच्चा जाता है। तो सरकार थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट पे आ जाती है, क्योंकि कोर वोटर भी यही है। अब आइए आर्मी के पक्ष को देखते हैं कि आर्मी के पक्ष को क्या फायदा है। आर्मी के पक्ष को सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसको एक रंगरूट, युवा, यंग रंगरूट मिलेगा, युवा मिलेगा। जो युवा होते हैं वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं बस। उनके पास छुट्टी लेने का बहाना, फिजिकल फिटनेस का बहाना, कई तरह के जो बहाना होता है वो सबसे आर्मी को मुक्ति मिल जाएगा। एकदम युवा कैडर मिलेगा, यूथ कैडर मिलेगा। आप चाइनीज आर्मी को देख लो, बॉर्डर पे खड़ा हो जाओ, और इंडियन आर्मी को देख लो, वो सब एकदम युवा युवा लड़के हैं। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमेशा एग्रेसिव मोड में। हमारे यहाँ का अगर कोई सेना में जाएगा, जैसे युद्ध छिड़ा, कई सैनिक होंगे जो छुट्टी के तलाश में लग जाएंगे, यार किसी तरह से भागो, नहीं तो मर जाएंगे, मेरा बच्चा है, मेरे वृद्ध माता पिता है, ये है वो है, लंद फंद। और एक उम्र के बाद वो अटैकिंग मोड में काम ही नहीं करते हैं, वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। और भारत को अभी अटैकिंग मोड में खेलना है, क्योंकि भारत अभी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, संक्रमण काल, ये बड़ी खतरनाक दौर होता है। या तो आप गिर जाएंगे या फिर उठ जाएंगे। जैसे कहीं रास्ते में आप चल रहे हैं, बीच में आपको हडल मिल गया, ऐसे आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी सावधानी से गुजरना पड़ता है। ये ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। इस समय असावधानी हटी या दुर्घटना घटी। भारत अपने आप को हर एक मामले में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। क्या इकोनॉमिक मोर्चा है, क्या पॉलिटिकल मोर्चा है, क्या सोशियो कल्चरल मोर्चा है, हर एक मोर्चे पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, हर एक मोर्चे पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। और वर्तमान में जिस तरह से साम्राज्यवाद का भूखा चीन, आपके पड़ोसी नेबरिंग कंट्री को देखिए, कोई कंट्री नहीं है जो आपका हितैषी है। जो भी थोड़ा सा आपका है, चाइना आपका विरोध, पाकिस्तान जन्मजात पैदाइशी दुश्मन, पैदा ही हुआ, हमारा नाजायज संतान है, तो नाजायज संतान तो हमेशा ही दुश्मन होता है। पाकिस्तान आपका दुश्मन, बांग्लादेश आपका दुश्मन, बर्मा म्यांमार का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका नस्ल निर्जातीय संबंध चाइना से है। श्रीलंका भी कोई ठिकाना नहीं है, वो भी कभी भी किसी भी। तो ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र का और जो भारत है, दूसरी ओर इधर चले जाइए तो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, गल्फ कंट्री हैं, वो सब के सब किसी ना किसी तरह से भारत को चाहते हैं कि वो इच्छा अनुसार, उसके अनुसार काम करे। यहाँ की जो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है वो उसके अनुसार काम करे, उसके लिए बाजार की तरह काम करे, उसके लिए प्रोड्यूसर की तरह काम करे। सब कुछ उसके अपने फेवर में करना चाहता है। कोई भी कंट्री हो, जो भी आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षी देश होगा, वो ये चाहेगा ही। और भारत इससे अलग अपना एक अलग अस्तित्व बनाना चाहता है। और वो अस्तित्व तब की बनाना चाहता है जब न तो यहाँ पे मुगल थे, और न तो यहाँ पे तुर्क थे, और न तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। उससे पहले की भारत बनाना चाहता है, जब भारत की तूती पूरी दुनिया में बोली जाती थी। जब विश्व के किसी भी कोने में जन्मे हुए कोई भी महान व्यक्ति की ख्वाहिश हुआ करता था कि हम एक बार भारत जाएं, भारत के ज्ञान, भारत के तकनीक, भारत की संस्कृति को देखें और सब। तो भारतीयों के मन में एक महत्वाकांक्षा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो उसी महत्वाकांक्षा के हैं। तो व्यक्ति विशेष के बदलने से परिवार का सोच बदल जाता है,
परिवार का सोच बदलने से समाज का, और समाज का सोच बदलने से राष्ट्र का। अब ये व्यक्ति सीधे राष्ट्र के गद्दी पर बैठा हुआ है और इसका मंशा और इसका सोच कुछ और है, क्योंकि इसकी परवरिश ही कुछ इसी बैकग्राउंड में हुआ है। तो वो कुछ और एम्बिशन के साथ जी रहा है, नहीं तो उसको क्या जरूरत था। वो लालच और लोभ दे करके अपना वोट बैंक बढ़ाए रहता, जाए भाड़ में भारत जैसे जाता रहा है, जैसे नेहरू के समय में गया और सरकारों के समय में गया, जाते रहे, उसको कोई लेना देना थे। वो पागल थोड़े ना है, वो कौन सा प्रॉपर्टी बनाने वाला है। उसका तो परिवार आज भी 7 भाई में से 6 भाई बचे हुए हैं, सब के सब उसी लोअर मिडिल फैमिली के लोग हैं। उसको क्या मतलब है। तो आपको मजबूत बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला ले रहा है। जैसे एक डॉक्टर होता है जो मीठा गोली दे करके इलाज करता है, और एक डॉक्टर होता है जो तुरंत श्योर एंड शॉर्ट इलाज के लिए थोड़ा कड़वा दवा दे देता है। उसको लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये बहुत नुकसान हो सकता है, वो कहेगा भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कहेगा भैया 2 बार सुई देना पड़ेगा, या फिर एक कड़वा गोली खाना पड़ेगा। तो डॉक्टर आपका दुश्मन थोड़े ना, आपके हित के लिए ही तो कर रहा है। लेकिन लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो ये 3 प्रोस्पेक्टिव है, इन 3 प्रोस्पेक्टिव को लेकर के असमंजस्य बना हुआ देश में। सेना को युवा चाहिए, सरकार को ऐसा युवा चाहिए जो वेल ट्रेंड हो, जो इंडिपेंडेंट हो। हमारे यहाँ का पहले का आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा अपना परंपरागत शिक्षा पद्धति में चले आइए, मुगलों, तुर्कों और ब्रिटिशर्स से पहले की शिक्षा पद्धति में। आपके यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी, जब गुरुकुल में जब आचार्य शिक्षा दिया करते थे, तो युद्ध कला की शिक्षा अवश्य दी जाती थी। आज किसी भी युवा के पास युद्ध कला नहीं है। 17 साल के होते नहीं है कि बियर पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, लड़कीबाजी करने लगते हैं, सिगरेट पीते हैं, टोबैको इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो वर्चुअल रियलिटी का जमाना आ गया है, तो अब तो और नस्ल कमजोर हो गया है। तो राष्ट्र कैसे बचेगा? कौन बचाएगा राष्ट्र को? आप अपना घर देख रहे हैं, आपके बगल में ही कुछ हो गया तो आपकी बारी तो आप ही की आएगी। हमारे यहाँ परंपरागत शिक्षा का पद्धति यही था कि हर एक तरह का शिक्षा दिया जाता था, विशेष करके युद्ध विद्या अवश्य से प्रशिक्षित किया जाता था, युद्ध कला से अवश्य प्रशिक्षित किया जाता था। फंडामेंटल एजुकेशन था युद्ध कला। आपको तलवारबाजी करना आना चाहिए, 10 लोगों से लाठी चलाने आना चाहिए, 10 लोगों से जूझने की क्षमता आना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, विकट परिस्थिति में आपके विवेक बुद्धि काम कर सके, इस तरह की आप में क्षमता होना चाहिए। आजकल के बच्चे किसी भी बुरे परिस्थिति में फंस जाते हैं, तुरंत सुसाइड कर लेते हैं, या फिर घर वाले को ही हार्म पहुंचा देते हैं, या सोसाइटी के लिए ही गलत हो जाते हैं। आजकल के लड़के बहुत कमजोर हैं, देखने में भले ही चिकना चोपड़ा हो, लेकिन वो हैं सब के सब कमजोर। विकट परिस्थितियों में वो नहीं लड़ पाते हैं, जूझ नहीं पाते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो एक नया नस्ल तैयार करना है हमको, तो आपको युद्ध कला में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित करने के बाद अगर आपको सैनिक ही बनना है तो आगे चले जाइए भाई, फिर से एग्जाम दे दीजिए, आपका तो उम्र ही है, उस उम्र में तो नौकरी मिलता ही है। उसके बाद अगर नहीं करना है नौकरी तो आपके पास पूरा ऑप्शन है, मार्केट में जाइए, क्या बुराई है इसमें। दूसरी ओर सरकार ने तो ये भी बोल दिया कि पहले जो और रिक्रूटमेंट होता था वो उस तरह से जारी रहेगा, और जो कैडर का जो रिक्रूटमेंट है उसमें अगर जाना है तो जाइए आप। और ये भी जान के रखो कि ये परमानेंट नहीं है। ये लोगों में, लड़कों में जब इच्छा जब बना रहेगा, कल को लड़कों में अगर इच्छा, कल को ऐसा होगा, आप देखिएगा कि कई लड़के होंगे जो आपका कैरियर बनाने के लिए कुछ साल के लिए अग्निपथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद दूसरा फील्ड में चले जाएंगे। पैसा आ जाएगा, उनको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, MBA करना है या बिजनेस करना है, यहां से पैसा अर्न कर लेंगे और उसके बाद दूसरे फील्ड में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। लेकिन नया नया है तो लड़कों को अभी थोड़ा सा सेट होने में दिक्कत हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में सरकार कर दे कि भैया हम इसी स्कीम के तहत लेंगे, अब 25% नहीं, अब 50% लोगों को सीधे रिक्रूट करेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा 2 साल 3 साल, 1-2 ग्रुप निकल जाएगा तो उसके बाद सरकार ये कर देगा कि भैया अब हम यहीं से लेंगे 50%, जब उसको नीड होगा। तो ऐसा थोड़ा ना कि अभी बन गया है, हो गया है तो जिंदगी भर हमेशा भारत के सैनिक नियुक्ति प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही बने रहेगा। लेकिन एक समूह, एक कैडर, एक ग्रुप तैयार हो जाएगा इस दौरान, जो आने वाले जो 10 साल में दिख रहा है। भारत को 2050 तक अपनी स्थिति विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री में स्टेबल करना है। भारत का लक्ष्य यही है हर एक मामले में। तो इसके लिए एक छोटा सा कदम है,
बाकी हर एक मोर्चा पर तो हो ही रहा है। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के पीछे लोग बड़ी हल्के में उसको बोल देते हैं, सरकार मोदी सब बेच रही है, सब बेच रही है। तुमको क्या पता है, कल को जब जरूरत पड़ेगा उसका नेशनलाइजेशन करने के लिए तो कर दिया जाएगा। पहले भी तो सब सारा आपका जो इकोनॉमिक डिजाइन किया गया है सब तो पहले प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में था। क्या बैंक हो, क्या बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, सब तो प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में था। जब सरकार को जरूरत पड़ी तब उसने पब्लिक सेक्टर में ही नेशनलाइजेशन कर दिया, उसको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि इकोनॉमी साउंड हो सके, स्ट्रांग हो सके। पब्लिक सेक्टर सफेद हाथी की तरह हो जाता है, क्योंकि अब ये वही व्यक्ति कर सकता है, इस तरह का डिसीजन ले सकता है जो ईमानदार हो। क्योंकि पब्लिक सेक्टर रहने से सबसे ज्यादा फायदा लीडर को ही है, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को, उसके बाद उसके स्टाफ को या कर्मचारी को, लेबर को, मजदूर को। सबसे ज्यादा फायदा लीडर को ही है। लेकिन एक लीडर होकर के भी उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो कितना ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे आपको समझना होगा। भले ही लोग चौराहे पर खड़ा होकर के चाय पीते हुए कह दें कि मोदी सब पूरा देश बेच दिया। एक बार तो देश पूरा ब्रिटिशर्स के ही कब्जे में था, मुगलों के ही कब्जे में था। क्या लेकर के चले गया? मेरा पैसा लेकर के गया, मेरी संपत्ति, मेरी अस्थायी संपत्ति, भूमि, सड़क, रेलवे, इमारतें तो लेकर के नहीं गया ना, खेत तो लेकर के नहीं गया ना। फिर से हो जाएगा। तो ये तो देसी लोग हैं, ये तो यहीं के लोग हैं जिन्होंने अपने इकोनॉमिक वाइज इस मुकाम पे पहुंचाया है। अब सोचो ना, रिलायंस के पास बहुत सारी कंपनियां हो जाएगी, रोजगार देगा ना, उसको आदमी चाहिए, तो आदमी कहां से लाएगा? उसके लिए मार्केट चाहिए, खरीदार चाहिए। तो खरीदार के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो उसका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो चाहेगा ना कि हमेशा खरीदार उसका बना रहे, हमेशा लोगों के पास इनकम बढ़ता रहे, ताकि उसका डिमांड होता रहे, उसके गुड्स का, उसका सर्विस का। लेकिन हम इंडियंस का नेचर बन गया, खून में दौड़ गया है कि हमको नौकरी मिल जाए सरकारी और आराम से कुछ करे नहीं, बस आराम से हराम के कमाई खाते रहे, कुछ करना ना पड़े, घर बैठे रहें और हमको नियत समय पे तय राशि मिलते रहे, सरकारी सुविधाएं का उपभोग करते रहे। बस हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि लोग पढ़ाई तो प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी सरकारी सेक्टर में करना चाहते हैं। कोई भी सरकारी सेवा चले जाइए आप, आपके पास पैसा हो गया, सरकारी सेवा में जा करके आपने पैसा कमाया, और जब सरकारी सेवा लेने की बारी आएगी तो आप सरकारी सेवा नहीं लेंगे, ना तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, ना तो सरकारी स्कूल में जाएंगे। आप वहां पे आप प्रायोरिटी देने लगे प्राइवेट सेक्टर को। तो जब सर्विस आपको प्राइवेट सेक्टर का अच्छा लगता है, उसका डिलीवरी आपको अच्छा लगता है, तो फिर सर्विस आप उसमें जॉब भी तो प्राइवेट सेक्टर में ही कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि हर एक लेवल पे, चपरासी लेवल से लेकर के स्वीपर लेवल से लेकर के एक मैनेजिंग डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल तक सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होता है, सबकी अपनी अपनी उत्तरदायित्व सेट होती है, इसीलिए वो डेवलप करता है। और ये लाल फीताशाही इसमें काम करने लगता है पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। वहां पे किसी का जवाबदेही नहीं है, एक दूसरे पे टालते चला जाएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने आदेश नहीं दिया, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, कर देंगे, आपको क्या जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ढीला व्यवस्था है किसी भी राष्ट्र सृजन या राष्ट्र की मजबूती के लिए खतरनाक है। भारत जब स्ट्रांग हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, फिर से पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, उसमें क्या है, संपत्ति थोड़ी ना चला जाएगा। और कोई भी सरकार थोड़ी ना चाहती है कि अपने नागरिकों को रुष्ट करके, अपने वोटर को असंतुष्ट करके सरकार उसका कितना दिन चलेगा, गिर जाएगा। तो आपको मंशा समझना पड़ेगा, और जब तक से उसके पीछे की मंशा को नहीं समझेंगे आप फैसला नहीं ले सकते हैं। जैसे इससे पहले की सरकारें थी, बहुत लोक लुभावन स्कीम, हमारे यहाँ मनरेगा सफल हो सकता है, 100 रुपए का डेली मजदूरी कीजिए, मिट्टी कोड़िए, वो कौन सा परमानेंट जॉब है, वो लोगों को संतुष्ट है। लेकिन वो अग्निपथ स्कीम संतोषजनक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो युवा हैं उसको सेना में नहीं भर्ती होने दिया जाए या उनको रेगुलर ना होने दिया जाए। मान लीजिए अगर सरकार पे दबाव है तो सरकार को एक स्टेप उठाना चाहिए कि 25% की जगह हम 50% यहां से लेंगे, हो गया मामला शांत। सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे शुरू में, बाद में धीरे धीरे कम कर दो। अब इसमें एक और बात है
इसमें जब रिक्रूटमेंट होगा तो इसमें हर एक साल पर्याप्त मात्रा में लड़के इसमें शामिल होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल निकलेगा और अच्छी खासी संख्या होगी उसकी। हर साल हमको लगता है 50,000 लोग इसमें लड़के शामिल होंगे, क्योंकि 4 साल के बाद रिटायर हो जाना है। तो हर एक किसी को अवसर मिलेगा, हर एक किसी के पास एक पैसा आएगा। जो लोग 15 लाख मोदी नहीं दे रहे, मोदी दे रहे हैं 15 लाख, आप लीजिए तो सही। अब आपको चाहिए कि फ्री में 15 लाख रुपए मोदी सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो भगवान भी, देश के लिए तो भगवान नरेंद्र मोदी ही हैं अभी। तो भगवान भी कोई भी चीज सीधे नहीं देते हैं, किसी के थ्रू ही देते हैं। आपको अगर पैदा करना है तो माता और पिता के माध्यम से पैदा करते हैं। मौत दिलाना हो तो कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई हादसा के द्वारा ही मौत देते हैं। अब आपको सीधे थोड़ी ना कहेंगे चल बेटा ऊपर से गिरा दिए नीचे चले जा, अब चल उठा करके लेके चल दी। ऐसा नहीं करते ईश्वर। उसी तरह से सरकारें भी सीधे काम नहीं करती है, थोड़ा सा घुमा करके करती है। तो ये स्कीम के ये 3 पहलू हैं, 3 आयाम हैं या 3 पक्षकार हैं, और ये 3 पक्षकारों का ये है। सरकार का सिर्फ एक ही मंशा है कि हमको इस तरह का एक युवा वर्ग तैयार कर देना है। बहाना ये किया जा रहा है कि हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आप सोचो जब सरकार जब खर्च करती है पैसा तो उस देश का इकोनॉमी और अच्छा होता है। सरकार जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगी, मान लो इसमें पेंशन में दे रही है तो लोगों के पास पेंशन का पैसा आया तो पेंशन का पैसा क्या करेंगे? पैसा खाएंगे? नहीं, मार्केट में सामान खरीदेंगे, यही करेंगे ना। अच्छे अच्छे चीजों को खरीदेंगे, अपने लड़कों पर खर्चे करेंगे, वो भी तो खर्च करेंगे। जैसे जैसे जितना ज्यादा खर्च होगा इकोनॉमी उतना ही बढ़ेगा। इकोनॉमिक हेल्दी कब होता है? जब रोटेशन ऑफ मनी होता रहे, इकोनॉमी हेल्दी रहेगा। एक हाथ से पैसा दूसरा हाथ में जाता रहे। तो सरकार अगर खर्च करके, सरकार अगर मितव्ययी बन जाए, बनिया बन जाए, हम खर्च ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी डेड हो जाएगा। फिर कोई सरकार ऐसा थोड़े ना चाहेगा। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, तो प्राइवेट सेक्टर भी चाहेगी ना कि मेरा कस्टमर अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा हो, अधिक से अधिक पैसा हो तो मेरा सामान खरीदें। आज सोचो, ऐसे सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो। आज YouTube, एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहे हैं, आज YouTube पे लोग अपना वीडियो डाल करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अब यहां पे दोनों लोगों को फायदा है, तीनों लोगों को फायदा है। एक तो जो वीडियो बना रहा है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा वो नेटवर्क कंपनी, क्योंकि उसका इंटरनेट खर्च हो रहा है, लोग इंटरनेट खरीदेंगे, नेट खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? जब वो खर्च करेंगे। कब खर्च करेंगे? जब उनके पास कंटेंट या मटेरियल अलग अलग मिले देखने को, तभी तो वो खर्च करेंगे। तो क्या करता है कंपनी? तो रिवार्ड देता है किसको? जो वीडियो बना के डालता है, ताकि वो अधिक से अधिक अच्छा वीडियो बनाए, ताकि उसका नेट कम कंज्यूम हो कस्टमर के द्वारा, और कस्टमर उसके डाटा को खरीदे। अब ये क्लास जो खरीद रहा है, इसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेगा? सोचो, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नेट खरीदने जाएंगे? तो कंपनी कोई भी चाहेगी कि इसके पास ये पैसा विहीन हो? कभी नहीं चाहेगी। वो तो चाहेगी कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा हमको भी देगा। तो आपको इस पैटर्न से समझना होगा। इकोनॉमी में हर एक पक्ष होता है। लोग कहते हैं अडानी, अंबानी, हिंदुजा और ये तो वो सब पैसा लेकर के इतना अमीर हो गया, तो वो, अरे बाबा मेरे, वो अमीर हो गया तो पैसा थोड़े ना खा रहा है। अमीर हो गया तो कोई नया प्लांट खोलेगा, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए एरिया डेवलप होंगे। वो पैसा थोड़े ना खा रहा है, वो तो वही प्लेट में जितना आप जितना खाते होंगे उससे आधा ही खाता होगा वो, उसका थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होगा। नहीं तो आप भर थरिया भात और एक कटोरा दाल आप चोखा खाते हैं, उसका 1 क्वार्टर भी नहीं खाता होगा वो। उसके संतान कितने? 1 या 2। आपके संतान कितने? 8, 10। जो सबसे ज्यादा पैसा वाला है उसका संतान 1, 2, और जो सबसे गरीब है उसका सबसे ज्यादा संतान। तो बोझ तुम हो कि वो है? किसी भी व्यक्ति को दोष देना कि वो पैसा वाला है, ये भारत की ये हो गई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये अच्छा चीज है। आपको इस तरीके से समझना है कि ये एक अवसर है, जिसको सेना में आगे कंटिन्यू करना है, फिर से परीक्षा दें। क्या दिक्कत है? आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग तो 3-3 चरण में एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। प्रीलिम्स में नहीं होता है तो फिर देते हैं,
नहीं हुआ तो फिर देंगे, मेंस दिए, मेंस में नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स देंगे, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर से पीटी, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देंगे। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके पास तो पैसा भी है, इनके पास तो पैसा भी नहीं होता है बेचारे के पास। आपको चाहिए बना बनाया बतासा मिल जाए पानी में डुबो करके और मुंह में डालें और गल जाए, चबाना भी ना पड़े। तो इससे देश का राष्ट्र हित में ऐसा काम नहीं ना होगा। राष्ट्र हित के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। और ये 3 पक्षकार हैं और 3 पक्षकारों में से सबसे ज्यादा जो कमजोर कड़ी है सरकार का वो यही है कि सरकार इस चीज को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाई है। और सरकार थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के, अगर लड़कों के निगाह से देखा जाए तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के इसको 25 की जगह 50 कर दे, बाद में धीरे धीरे कम कर दे अगर उसको लगता है तो। क्या है कि अभी आने वाले समय में भारत को ऑक्साई चीन लेना है। ऑक्साई चीन जो चाइना के पास है, और भारत को चाहिए युवा, भारत को चाहिए युवा जो वहां पे मोर्चा पे लड़ सके। वो भूमि वापस लेना है भारत को। हालांकि ये सरकार का तो कॉन्सेप्ट है अखंड भारत का। अब इतनी बड़ी मंशा, इतना बड़ा दिलेरी वाला डिसीजन लेना अभी तक से भारत की किसी सरकार में कोई क्षमता या शक्ति नहीं था। जो डिसीजन अभी की सरकार छाती ठोक करके सदन में ली है। अब इतने बड़े लक्ष्य पे काम करने वाली सरकार को आप इतने हल्के में कैसे देख सकते हो? आपको इस चीज को समझना होगा कि सरकार की मंशा क्या है। अगर आपको लगता है भैया हमको उस सबसे कोई लेना देना नहीं है, रोजी रोटी कमाना है, तो जाओ ना यार, कमाओ, मजदूरी करो, गल्फ देश में जाओ, जहां जाना है जाओ, मजदूरी करो, यहीं पर कमाओ, मजदूरी करो। क्यों जाओगे सेना में जब तुमको पेटे चलाना है? खाली तो पेट चलाना है तो मनरेगा तो है ही आपके लिए, कांग्रेस बना करके दी है। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है वो पूरी तरह की आपको किक कर देगी, लात मार के निकालेगी। आपको तो रख रही है, उसको जब जरूरत नहीं पड़ेगा बाद में तो फिर आपको अवसर है, आप जाइए, आपके पास तो पैसा है। अगर ऐसा रहता कि पैसा नहीं मिलता या वो ये नहीं कहता कि हम सरकारी सेवा में प्रायोरिटी नहीं देंगे, वो तो कह रही है। अलग अलग सरकारें अपने अपने, अब जैसे यही चीजों को दूसरे तरीके से कर देता है तो देखते इसके लिए भीड़, इसी के लिए भीड़ होता। लोग पैसा देते 5 लाख रुपया कि मेरे को अग्निवीर वाला सर्टिफिकेट मिल जाए। सरकार को कर देता क्या कि राज्य में या केंद्र की जितनी भी दूसरी बहालियां होगी या राज्य सरकार के जितने भी सेवाएं होंगे, अगर उसमें कोई लड़का भर्ती होना चाहता है तो उसको उसके पास अग्निवीर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग क्या से क्या कर देते हैं। अगर यही सरकार कर देता कि भैया हम टर्म्स लगा देता कि भैया हम कोई भी सरकारी सेवा में इतने % रिजर्वेशन देंगे, 10%, इसके लिए अग्निवीर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब के सब लोग चले जाते हैं, सब के सब लोग जाते हैं, पैसा दे करके सिफारिश करवा के जाते हैं कि भैया मेरे पास वो सर्टिफिकेट हो जाए। राज्य सरकार के पुलिस सेवा में, बैंक और एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन की जो सर्विसेज है, कर्मचारी नियुक्ति में या और भी जो अलग अलग तरह के सर्विसेज हैं, उसमें जाने का हमको प्रायोरिटी मिलेगा तो लोग जाते। सरकार उसी चीज को पहले एक्सपोज करती तो, लेकिन इस चीज को पता नहीं है। अब सरकार इस चीज पे सफाई दे रही है कि हम अपनी सेवाओं में आपको प्राथमिकता देंगे, दे रही है। लेकिन इसी चीज को दूसरे तरीके से अगर परोसती तो लोग उसको हाथों हाथ ले। पैकेजिंग करने नहीं आया सरकार को, दिक्कत ये है। और अभी का जमाना है पैकेजिंग का, और अंदर में माल क्या है कोई मतलब नहीं है। आप किस खेत से आलू लाए हैं, किस क्वालिटी का आलू है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका रैपर कितना चमकीला है, कितने अच्छे तरीके से उस पर सब कुछ लिखा गया है, सजाया गया है, आकर्षक विज्ञापन है कि नहीं है, लोगों को आसानी से मिल रहा है कि नहीं, सस्ते दामों पर मिल रहा है नहीं, भले वो बीमार पड़ जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो रैपरिंग करने नहीं आया सरकार। प्रोसेस्ड तो बात करती है कि हम प्रोसेस्ड फूड खिलाएंगे, प्रोसेस्ड यूनिट को डेवलप करेंगे, लेकिन खुद प्रोसेस्ड होकर के काम नहीं कर रही है। अगर इसी चीज को प्रोसेस्ड मोड में डिलीवर की होती तो ठीक रहता। समस्या यही है। अग्निपथ के अग्निवीर दरअसल
फ्री फायर वीर है हो गए हैं। फ्री फायर खेलते हैं दिन भर फोन पे और उसी कल्पना में जीते हैं। पबजी खेलते हैं और उसी में जीते हैं। पबजी वाले लोगों के लिए, फ्री फायर के लिए तो अच्छा अवसर था, साकार रूप एकदम मिलता है। तो ये है अग्निपथ स्कीम।